सबसे पहले साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी की तरफ से आप सभी को होली का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। इस बार होली थर्सडे और फ्राइडे को पड़ा था, होली का थर्सडे को और होली फ्राइडे को। शनिवार रविवार भी छुट्टी जैसा ही माहौल था, तो 3 से 4 दिन तक लोगों ने भरपूर इंजॉयमेंट किया है। और आज हम सभी बैक टू पवेलियन अपने अपने काम में, अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में वापस आ गए हैं। तो काफी अच्छा लग रहा है आप सभी को वापस देखकर। आज से नॉर्मल क्लासेस भी रेज्यूम हो गए हैं। सो वेलकम ऑल आफ्टर अ वेरी वेरी लवली एंड स्वीट ब्रेक। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का ये जो सेशन है, आपने मैसेज में देखा होगा, पढ़ा होगा, ये कुंडली मिलान के ऊपर केंद्रित है, मैरिज मैच मेकिंग के ऊपर केंद्रित है। और आप जानते हैं, आज के समय में, मॉडर्न टाइम्स में, जब हम इन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं और कितने सारे केसेस आते हैं डिस्प्यूट्स के, डाइवोर्स के, तो ये क्यों हो रहा है और इसको हम लोग मिटिगेट करने के लिए, एरेडिकेट करने के लिए क्या कर सकते हैं? हमारे वैदिक नॉलेज का यूज कर सकते हैं, जिसमें कुंडली मिलान और मैरिज मैच मेकिंग एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आई माई सेल्फ इज निहाल कुमार डोकानिया, और मैं इस इंस्टीट्यूट का को फाउंडर हूँ। एंड इस इंस्टीट्यूट के संस्थापक यानी कि फाउंडर है नन अदर देन मिस्टर साहिल कोठारी। और आज के इस टॉपिक को आपको जो मैम सिखाने वाली है, आपके जो गुरु टीचर होने वाले हैं, शी इज ऑल्सो नन अदर देन रूपा गुप्ता मैम। बाय प्रोफेशन शी इज एन इंजीनियर, बट वो बोलते हैं ना, पैशन आदमी को कहीं पे भी ड्राइव करके ले जाता है। एंड शी हैज टर्न्ड इनटू एन एस्ट्रोलॉजर बाय इंटरेस्ट। काफी सालों से सीख रही है, सिखा रही है मैम। एंड काफी सारी उपलब्धियां इनके पास है इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एंड जेमिनी, प्रश्ना, निरायना वैदिक, काफी कुछ मैम सिखा रही है। एंड वी आर वेरी वेरी प्रिविलेज्ड एंड एक्सट्रीमली ऑनर्ड टू हैव हर ऑन दिस प्लेटफॉर्म एज योर गुरु एंड मेंटोर। तो मैम, अगर आप रेडी है तो यहाँ से आज के इस सेशन को आप टेक ओवर कर लीजिए और हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे ईगर लर्नर्स को इस टॉपिक के बारे में बताइए, सिखाइए और समझाइए। Thank you, Nihal ji, once again. Hello, everybody. Hope everybody is doing well. तो लास्ट टाइम हमने कुंडली मिलान पे काफी कुछ बात किया, सेशन पे बात किया कि कैसे इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 7 डेज का जो सेशन है उसके सिलेबस के बारे में भी बात की थी, और कुंडली मिलान में अष्टकूट और बाकी के प्लैनेट्स कैसे रोल प्ले करते हैं। मैम, वो जो लास्ट सेशन था वो किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे सब नए हैं, ये नया सेशन डेमो है। तो फिर निहाल जी, साहिल जी, हमको जैसे आज रेमेडी और बाकी की हाँ हाँ हाँ, आप जैसे कराना चाहते हैं कराइए, बट आपने बोला ना कि लास्ट सेशन में, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता नहीं लास्ट सेशन जैसा कुछ। अच्छा अच्छा, तो ये न्यू है, ये फ्रेश डेमो है, ठीक है ना? हाँ ओके। अच्छा। तो पिछली बार हमने कुंडली मिलान, क्योंकि ये सेशन कुंडली मिलान का है, तो कुंडली मिलान तो हम लोग करेंगे ही। कुंडली मिलान का मतलब होता है एक हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए कैसे दो कुंडली को हम लोग मिलाते हैं, और अपनी तरफ से जो भी हम लोग छानबीन करते हैं। हॉरोस्कोप से कैसे पता चलता है कि मेंटल हार्मनी है, फिजिकल हार्मनी है, आगे सुख शांति कैसे रहेगी दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच। तो वो दोनों कुंडली को देख के, जो अष्टकूट मिलान आप लोगों ने सुना होगा, वो तो किया ही जाता है, और वो नंबर तो आपको कोई सॉफ्टवेयर भी दे देगा। बट जैसे मैं थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ कि जो हमने पिछली बार देखा था। तो ये जो अष्टकूट है, ये मून साइन पे बेस्ड रहता है। तो इसमें वर्ण, वश्य, तारा, योनि, भकूट, इस तरह से 8 फैक्टर्स होते हैं। नाड़ी, ग्रह मैत्री, इस तरह से टोटल 8 फैक्टर होते हैं, और आठों फैक्टर्स को कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिले होते हैं।
और उसके बेसिस पे कुंडली मिलान की जाती है। अभी इसमें ये जरूर है कि कुंडली मिलान आपको सॉफ्टवेयर तो बता देता है, लेकिन एग्जैक्टली वर्ण का क्या मतलब है, वश्य का क्या मतलब है। आज जैसे मैं आप लोगों को कुछ रेमेडीज बताऊंगी, तो रेमेडीज में कहाँ पे प्रॉब्लम है तो वो अष्टकूट में वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से लोग नहीं देखेंगे। मंगल का प्रॉब्लम है, उसको मंगल का स्टोन पहना दो, लेकिन मंगल का प्रॉब्लम अगर 12वें घर में है तो एग्जैक्टली उससे हम लोग कैसे रेमेडी करेंगे और उसमें अष्टकूट का क्या महत्व होगा वो देखेंगे। तो आज मैं कुंडली मिलान के बारे में थोड़ा कम बात करने वाली हूँ, क्योंकि ये आप लोग निहाल जी आप लोगों को शेयर कर देंगे। जो मेरा पिछला रिकॉर्डिंग था वो कंप्लीटली इसी पे था, और वो आप लोग थोड़ा वो देख के आपको समझ में आ जाएगा अष्टकूट में हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे और मैं क्या क्या चीजें कवर करूंगी। ठीक है, तो उस वो रिकॉर्डिंग में है, यू कैन हियर एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो आज उसको थोड़ा हम लोग आगे लेके जाएंगे, अष्टकूट मिलान से आगे लेके जाएंगे, दूसरे प्लैनेट्स कैसे रोल प्ले करते हैं शादीशुदा जिंदगी में, और फिर उसके ऊपर की रेमेडी की बात, क्योंकि आज रेमेडी के बारे में ज्यादा बात होने वाली है, तो उस पे हम लोग रेमेडी के बारे में ज्यादा बात करेंगे। हम्म, ये सब हमने पिछली बार कवर किया था। आप लोग प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, दैट तो आप काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि सिलेबस क्या है और हम लोग अपने 7 डेज के सेशन में क्या क्या पढ़ेंगे। आज का कवर करते हैं हम लोग अभी। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा, एक बार कंफर्म कर दीजिए बिल्कुल प्लीज। मैम, स्क्रीन हाँ, एकदम क्लियर थैंक दिख यू, रहा है। थैंक यू। तो हैप्पी मैरिज लाइफ से क्या डिफाइन होता है कि दोनों की जिंदगी खुश खुश रहे शादी के बाद, दोनों के बीच म्यूचुअल प्यार, हार्मनी, और सबसे बड़ी बात है एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रहे, लंबे समय तक, हमेशा के लिए एक दूसरे की बात सुने और समझे, मेंटल और फिजिकल दोनों इंटीमेसी बनी रहे, और दे शेयर हैप्पीनेस। जिस तरह से हैप्पीनेस को हम लोग सेलिब्रेट करते, जैसे अभी निहाल जी ने बोला हमारे 4 दिन का वीकेंड आ गया और हमने होली सेलिब्रेट किया, सबने किया होगा अपने घर में, लेकिन प्रॉब्लम्स आ जाए तो उतने ही स्ट्रेंथ के साथ आपका पार्टनर अगर आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा है तो वो प्रॉब्लम वाले दिन भी निकल जाएंगे। देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होने ही वाला है। आपके आने वाली दशाएं, अंतरदशाएं बताती हैं कि ओके ये टाइम अच्छा है, ये टाइम थोड़ी प्रॉब्लम है, और फिर ये टाइम अच्छा है। तो वो जो मुश्किल वाला समय है उस वक्त अगर आपका पार्टनर आपके साथ खड़ा है और ब्लेम नहीं कर रहा है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, तुमने बच्चों के लिए वैसा नहीं किया, उससे हेल्प तो नहीं होगा, और जो अच्छा होने वाला है वो भी खराब हो जाएगा। तो योर पार्टनर गिव्स यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इफ यू आर हैविंग डिफिकल्ट टाइम्स। तो कुंडली मिलान का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक दूसरे के परिवार के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि शादी सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं होती, उसमें फ्रेंड्स और फैमिली भी इंक्लूडेड रहते हैं, तो वो भी जरूरी होता है। एक दूसरे के काम के लिए, क्योंकि आज एक लड़की का ये काम है और लड़के का ये काम है, इससे हम लोग बहुत ऊपर उठ चुके हैं। हम लोग इस तरह से बाउंड्री सेट नहीं कर पा रहे हैं कि ये काम गर्ल ही करेगी और ये काम बॉय ही करेगा। तो दोनों को समझना पड़ेगा कि हम एक दूसरे को कैसे हेल्प करें उनके काम में, तभी वो मैरिड लाइफ आई सपोज सक्सेसफुल हो सकती है। और आगे अपने लीनिएज फॉरवर्ड करें, यानी कि वंश को आगे बढ़ा सके। ये कुंडली में से ही पता चल जाता है कि बच्चे होने में कोई तकलीफ तो नहीं है। अष्टकूट मिलान से भी पता चलता है। अगर अष्टकूट मिलान का एक फैक्टर जिसको नाड़ी बोलते हैं वहां प्रॉब्लम दिख रहा है और उसको 8 पॉइंट मिले सबसे ज्यादा, अष्टकूट मिलान में टोटल पॉइंट होते हैं 36 और नाड़ी को मिला है 8, 36 में से 8 पॉइंट। अगर ये 8 पॉइंट आपको अष्टकूट मिलान में नहीं मिला तो क्या शादी नहीं करनी चाहिए, या क्या फिर बच्चे नहीं होंगे? ऐसा नहीं होता। अगर वहां आपको प्रॉब्लम मिला तो आप इंडिविजुअल हॉरोस्कोप ध्यान से देखिए कि जो बच्चों का घर होता है जिसको 5वां घर बोलते हैं, क्या वहां प्रॉब्लम है। अगर अष्टकूट मिलान के नाड़ी में भी प्रॉब्लम आ गया और हॉरोस्कोप के बच्चे वाले
संतान के घर में भी प्रॉब्लम आ गया, तो फिर वो मिलान आप मत कीजिए। लेकिन सिर्फ नाड़ी देख के आपने सपोज हाँ बोल दिया कि हाँ यहाँ तो नाड़ी मैच हो रहा है, बच्चे होंगे, लेकिन कुंडली में 5वां घर दोनों का ही तकलीफ है, तो वहां पे बच्चे होने में 100% प्रॉब्लम होगा। सो ये दोनों हैंड इन हैंड जाता है, अष्टकूट मिलान एंड हॉरोस्कोप सीइंग। इंडिविजुअली आपको देखना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ देखना पड़ेगा, और सिर्फ अष्टकूट मिलान या सिर्फ मंगल दोष नहीं, बाकी के प्लैनेट्स भी देखने पड़ेंगे। तो इस तरह से जो अष्टकूट में 8 फैक्टर्स है ना, जैसे नाड़ी का बच्चों से रिलेटेड है, भकूट में एक्सीडेंट्स, डेथ, इन सबों से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है। अब अगर फाइनेंस प्रॉब्लम दिख रहा है और भकूट प्रॉब्लम भी दिख रहा है, तो आप देखिए दूसरे घर का प्रॉब्लम है क्या। तो इस तरह से हम लोग को मैच करना पड़ेगा, सिर्फ एक फैक्टर पे कभी भी कुंडली मैच नहीं की जा सकती है। क्या ये पॉसिबल है कि ये जो भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, 7 8 10 जो भी पॉइंट्स लिखे हैं, वो सब कुछ मिले एक मैरिज लाइफ में, और ये मिले तभी हैप्पी मैरिज लाइफ होगा? नहीं पॉसिबल है। बट इसमें से ज्यादातर मिले तो वी कैन से ओके, एक अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी दोनों एक दूसरे के साथ जी सकते हैं। इसमें से कुछ नेगेटिव भी रहेंगे, कुछ पॉजिटिव भी रहेंगे। हमको चेक करना है कितना ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव मिल रहा है, और नेगेटिव मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, और उसका क्या कोई रेमेडी हो सकता है। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को सिखाऊंगी कि कैसे 7th हाउस देखते हैं। और अष्टकूट का तो मैंने जैसे बोला, आप लोग थोड़ा लास्ट टाइम का वीडियो सुन सकते हैं। इस बार हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे कि मैरिज लाइफ कैसे देखते हैं। तो प्राइमरी हाउस है मैरिज, और रेमेडीज ये भी कवर करूंगी। तो प्राइमरी हाउस है मैरिज के लिए 7th हाउस, ये जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जहाँ पार्टनर लिखा है वो है 7th हाउस कुंडली का। कुंडली में टोटल हाउसेस कितने होते हैं? 12। आप लोगों में से जिनको भी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, फर्स्ट क्लास हम लोग इसी को कवर करेंगे। ये 12 हाउस क्या है, ये 9 ग्रह क्या है, 12 साइन क्या है। तो फर्स्ट क्लास विल बी इंट्रोडक्टरी, ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी थोड़ी समझ में आए, ताकि हम लोग ये जो हाउसेस की फिर बात करें आप लोग समझ पाए। तो फर्स्ट हाउस है सेल्फ, यानी कि जिस भी इंसान की कुंडली है वो खुद का क्या बोल रहा है। और फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे, ये जैसे पहला घर हुआ, एक मिनट, ये पहला घर हुआ, तो ये फिर सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। जब आप 7th हाउस पे आते हैं, इस हाउस पे आते हैं, दैट शोज योर पार्टनर हाउस, कि वो घर कैसा है। तो उसको कैसे असेस करेंगे, क्या उसमें कोई प्लैनेट बैठा है? देखिए, कभी भी हॉरोस्कोप देखे ना तो 3 चीज का ध्यान रखिए, भाव, भाव का स्वामी, और भाव का कारक, यानी कि हाउस, लॉर्ड ऑफ द हाउस एंड कारक ऑफ द हाउस। तो हाउस मतलब कि क्या उस हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, उसका लॉर्ड कहाँ जाएगा, वो नेक्स्ट है। सबसे पहले वहां पे कौन बैठा है, जैसे आप आज जहां पे भी बैठे हैं उस जगह को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, राइट। आपके 2 घर है, आप जिस घर में बैठे उसको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। जो दूसरा घर है उसके भी स्वामी आप है, बट उसको आप इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर सक रहे हैं। सो कौन सा प्लैनेट बैठा है, दैट बिकम्स प्राइम इंपॉर्टेंट। कोई अच्छे प्लैनेट बैठे हैं आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, नेगेटिव प्लैनेट्स बैठे हैं उससे रिलेटेड फिर हमको रेमेडी ढूंढनी पड़ेगी। देन लॉर्ड ऑफ द हाउस, यहाँ का स्वामी किधर गया है। 12, हमारे पास 12 घर है, तो 12 घरों में किस तरफ गया। अब इन 12 घरों में कुछ अच्छे हाउसेस होते हैं और कुछ नेगेटिव स्ट्रगल्स दिखाते हैं, माइजरीज दिखाते हैं, डेट दिखाते हैं, एक्सीडेंट्स दिखाते हैं, लोनलीनेस दिखाते हैं। तो ये स्वामी अगर ऐसे घरों से एसोसिएटेड है तो डिफिकल्टीज आएंगी। और कभी भी आपको कोई भी कुंडली फुल्ली किसी भी सेक्टर के लिए, वो शादी हो, करियर हो, पैसा हो, बच्चे हो, हर तरह से 100% कभी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। हमको ये समझना है कि कितना प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के साथ क्या वो ठीक ठाक चलेगा या नहीं। तो कभी भी ट्राई मत कीजिएगा कि सब कुछ अच्छा मिले, कुछ ना कुछ एफ्लिक्शन तो कुछ। मैम प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हो गए। ओके, यस। ओके।
तो मैंने बात किया है कि कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एवरीथिंग यू विल सी फॉर अ हाउस आपको अच्छा ही दिखेगा, वहाँ प्रॉब्लम्स भी दिखेंगे, बट वो प्रॉब्लम्स के साथ क्या हम जी सकते हैं, क्या वो हमारे लिए चलेगा, वो हमको देखना है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड ये हो गया हमारा प्लैनेट सेवेंथ हाउस जो हमने कवर किया, लॉर्ड ऑफ सेवेंथ हाउस। अब ये जो सेवेंथ हाउस है, भले ही इसमें कोई प्लैनेट हो या ना हो, इसका लॉर्ड भी कहीं पे भी गया हो, लेकिन दूसरे प्लैनेट्स भी इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, तो आप लोग सब सुन रहे हैं मेरी बात, तो मैं आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, राइट। मैं क्या बोल रही हूँ उससे फर्क पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं दृष्टि, कि दूसरे प्लैनेट क्या इस घर को दृष्ट कर रहे हैं। हम लोग लगभग 300 के आसपास पार्टिसिपेंट्स हैं। नॉट एवरीबडी इज इन्फ्लुएंसिंग एवरीबडी, बट फ्यू पीपल जो जिनको आप देख रहे हैं या जिनकी आप आवाज सुन रहे हैं वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। इस तरह से क्या कोई प्लैनेट इस घर को देख रहा है? तो हमारे पास टोटल 9 ग्रह हैं। तो 9 ग्रह में से हर ग्रह की अलग अलग दृष्टि होती है। जैसे गुरु, मंगल, शनि की दृष्टियां अलग तरीके से देखी जाती है, बाकी प्लैनेट्स की दृष्टि अलग तरीके से देखी जाती है, जो हम लोग अपना इंट्रोडक्टरी सेशन में कवर करेंगे। तो क्या इस घर को कोई प्लैनेट दृष्ट कर रहा है? अगेन सिंपल बात है कि अगर अच्छे प्लैनेट्स की का इन्फ्लुएंस है, अच्छे प्लैनेट का एस्पेक्ट है, तो इसको स्ट्रेंथ मिलेगा। और अगर खराब प्लैनेट, ज्यादा से ज्यादा खराब प्लैनेट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको वीकनेस मिल रही है। ये हो गया भाव, भाव का स्वामी, दृष्टि। अब लास्ट आया कारक। शुक्र प्यार का, शादी का प्लैनेट माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। तो शुक्र कैसा बैठा है, दैट हैज टू बी सीन वेरी केयरफुली, कि शुक्र किसी खराब प्लैनेट के साथ तो नहीं बैठा है, शुक्र किसी खराब घर में तो नहीं चला गया है, कोई पाप कर्तरी में तो नहीं है, कोई खराब दोष में तो नहीं बैठा गया है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। और अगर एक लड़की का कुंडली है तो आप शुक्र को तो जरूर देखिए, साथ में जुपिटर यानी कि बृहस्पति गुरु ग्रह को भी देखिए, क्योंकि वो पति का कारक है, तो उसको भी देखा जाएगा। कंडीशन फॉर गुड मैरिज, जैसे मैंने आपको बोला, सेवेंथ हाउस आपको देखना है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी आती होगी, तो यहाँ पे देखिए कि सेवेंथ का लॉर्ड कहाँ है। तो इफ लॉर्ड ऑफ सेवेंथ हाउस इन ओन साइन, जैसे ये काल्पनिक कुंडली है, ठीक है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी कुंडली आपको कभी मिलने वाली नहीं है। यहाँ मैंने आपको सिखाने के लिए बताया है। यहाँ पे 10 नंबर फॉल हो रहा है, 10 नंबर यानी मकर राशि, इसका लॉर्ड होते हैं शनि देव। तो शनि देव वहीं बैठे हैं, ऐसे आपने सुना होगा शनि देव तो प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन शनि इसी घर के स्वामी है, तो कभी भी आप अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, राइट। तो क्या लॉर्ड अच्छे घर में बैठे हैं? तो यहाँ पे शनि देव खुद ही बैठे, सेवेंथ हाउस के लॉर्ड शनि सेवेंथ हाउस में ही बैठे हैं, जो कि एक हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। क्या इस घर को कहीं दृष्टि मिल रही है? तो यस, इस घर को हमको दृष्टि मिल रही है। किससे दृष्टि मिल रही है? हमको मिल रही है शुक्र की दृष्टि। अब शुक्र एक बेनिफिक प्लैनेट है, तो शुक्र की दृष्टि हमको मिल रही है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, क्या किसी और की दृष्टि मिल रही है? तो यस, जुपिटर की दृष्टि मिल रही है। जैसे देखो, शुक्र की दृष्टि 7वीं होती है, ठीक है, मतलब सीधा सीधा अगर कोई प्लैनेट ऑपोजिट बैठा है तो देखेगा ही देखेगा। अब गुरु ऑपोजिट नहीं बैठा है, मैंने आपको बताया प्लैनेट्स की दृष्टियां अलग तरीके से देखी जाती है, तो गुरु की दृष्टि भी इनको मिल रही है। और उसको कैसे काउंट किया जाता है ये मैं आपको मेन सेशन में, इंट्रोडक्टरी सेशन में सिखा दूंगी। तो गुरु की भी दृष्टि मिल गई। तो 3 तरह से ये पॉजिटिव हो गया। लॉर्ड ऑफ द हाउस इज सिटिंग इन इट्स ओन हाउस, एंड 2 वेरी वेरी बेनिफिक प्लैनेट्स, वेरी गुड प्लैनेट्स आर एस्पेक्टिंग या दृष्टि कर रहे हैं सेवेंथ हाउस को। तो 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स तो हमको मिल गए। अब हमने देखे क्या किसी खराब भी प्लैनेट की दृष्टि मिल रही है? तो हाँ,
यहाँ पे राहु की भी दृष्टि मिल रही है। तो आपको ऐसा होने ही वाला है, कुछ अच्छा कुछ खराब। उसमें हमको 3 तो बहुत स्ट्रांग मिला, एक नेगेटिव मिला राहु। अब हमने देखा योग और दोष देखते हैं, क्या कोई खराब योग कोई खराब दोष पड़ रहा है? तो सबको पता है एक मांगलिक दोष होता है। मंगल के कुछ घरों में, जैसे इधर हो इधर हो इधर हो इधर हो, ऐसे मंगल कुछ घरों में रहता है तो मांगलिक योग मांगलिक दोष ऐसा बोला जाता है। तो क्या मंगल ऐसे कोई घरों में बैठा है? मंगल यहाँ पे 10वें घर में बहुत स्ट्रांग बैठा है, तो वो मांगलिक योग मांगलिक दोष ऐसा भी कुछ नहीं है। विष योग, ये सारे योग इंट्रोडक्टरी सेशन में या धीरे धीरे कवर किया जाएगा। तो ऐसा कोई खराब दोष खराब योग पाप कर्तरी ऐसा कुछ भी हमको 7th हाउस या 7th हाउस के लॉर्ड को नहीं मिल रहा। तीसरी बात मैंने क्या बोली थी, आपको क्या क्या देखना है? भाव। तो भाव तो बहुत अच्छा है, भाव का स्वामी बहुत अच्छा है क्योंकि 7th लॉर्ड इन 7th हाउस। और कारक, कारक वीनस को देखिए, 1st हाउस में अच्छे वीनस बैठे हैं, कोई तकलीफ नहीं है उनको, तो वीनस भी अच्छे हैं। और दूसरा, अगर ये किसी स्त्री की कुंडली होगी तो हमको जुपिटर को देखना पड़ेगा। जुपिटर के पास भी कोई खराब दृष्टि नहीं गई है और कोई खराब प्लैनेट के साथ नहीं बैठे हैं, जुपिटर भी स्ट्रांग है। सो और इस कुंडली में जुपिटर लॉर्ड होते हैं भाग्य के, सॉरी हाँ भाग्य के 9th हाउस के। तो वो 9th हाउस अपने हाउस को देख रही है, थोड़ा सा, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा टेक्निकल बात कर रही हूँ, अपने हाउस को देख रहे हैं। जुपिटर भी यहाँ पे स्ट्रांग है, उनका ब्लेसिंग 5th हाउस को 7th हाउस को पड़ रहा है जो शादी का घर है। तो इट्स अ वेरी गुड कुंडली फॉर मैरिज। अब ऐसे कुंडली को आप दूसरी कुंडली के साथ मिलाएंगे तो यहाँ पे और उस कुंडली में भी अगर अच्छा स्ट्रेंथ रहा तो आपको अष्टकूट भी तो मिलेगा ही और बाकी भी आपको अच्छा मिलेगा। सो वी कैन से ओके इट्स अ वेरी गुड मैच एंड वी कैन गो अहेड। अभी बात क्या की, राहु थोड़ा तकलीफ दे सकता है, तो हम लोग फिर यहाँ पे राहु का उपाय करेंगे। दूसरा देखिए केतु, अब अगेन जिनको थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी आती होगी, केतु यहाँ पे 5वें घर में बैठा है। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अगर संतान से रिलेटेड यहाँ पे हमको दिखे तो तुरंत चेक कीजिए कि कहीं नाड़ी दोष तो नहीं है। अगर नाड़ी दोष नहीं है तो यहाँ पे बच्चे होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि 5th का लॉर्ड भी बहुत स्ट्रांग बैठा है। लेकिन अगर इस मैच मेकिंग में नाड़ी दोष दिखता है तो एक बार केयरफुल हो जाइए और फिर हम केतु का उपाय यहाँ पे नेटिव को बता सकते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये मैच मेकिंग नहीं की जाएगी कि नाड़ी दोष नहीं मिल रहा है, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे अच्छी मैरिज वैसे ही कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि मैरिज लाइफ को बहुत ट्रबलसम बनाते हैं। तो कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उसमें छठा घर, ये छठा घर ये वाला, 8वां घर ये और 12वां घर, इसको बोला जाता है दुस्थान। अब यहाँ पे शनि मान लीजिए छठे घर में हो जाता, 8वें घर में चला जाता, 12वें घर में चला जाता तो तकलीफ होती। अब ऐसा नहीं है कि तीनों में एक ही तकलीफ होती, छठे घर में जाएगा तो लिटिगेशन, रोज की खिटपिट, एवरीडे के स्मॉल स्मॉल झगड़े शुरू हो जाएंगे। 8वें घर में जाएगा तो डिवोर्स तक के प्रॉब्लम्स में आ सकता है और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। और शादी के बाद ये भी पॉसिबल है कि कोई बड़ा डिजीज आ जाए, लेकिन कुंडली देख के ही वो बता सकते हैं। ठीक है, और 12वें घर में आएंगे यहाँ पे शनि, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी, क्योंकि 12वां घर क्या होता है, शयन सुख बोला जाता है, बेड प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर आफ्टर मैरिज, तो सेक्सुअल प्लेजर की कमी आएगी। तो तीनों जगह का एक ही रिजल्ट नहीं आएगा। जो हम बोलते हैं ना कि कुंडली में मैचिंग नहीं है तो उसको मत करो, अरे मैचिंग नहीं है तो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है वो देखिए और उस हिसाब से हमको रेमेडी करनी चाहिए। हर एक चीज के लिए एक यूनिवर्सल सेंटेंस नहीं हो सकता है कि प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है बहुत लेमैन टर्म्स हो गया, क्या प्रॉब्लम है ये एस्ट्रोलॉजी वाले बता सकते हैं। और यही हमारा काम रहेगा कि हम एग्जैक्टली ढूंढे प्रॉब्लम कहाँ पे है और उसका सल्यूशन कहाँ हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ शनि यहाँ पे मान लीजिए 12वें घर में जाता, हमको पता चल रहा है यहाँ पे
थोड़ा उनकी फिजिकल इंटीमेसी को ये प्रभावित कर रहा है। तो अब अष्टकूट में कैसे इसकी में रेमेडी होगी, ये जल्दी से लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो वहां पे एक फैक्टर होता है योनि, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है योनि मैच में क्या देखना है, क्यों देखना है। तो वहां पे योनि मैच होता है इसी के लिए होता है कि दोनों का फिजिकल इंटीमेसी कैसा है। अगर कुंडली में भी यहाँ प्रॉब्लम दिख रही है इस डिपार्टमेंट में और वहां योनि मैच नहीं है, जैसे कि बहुत सारी योनियां होती है वहाँ, गाय, बाघ, हाथी, घोड़ा, चूहा, बिल्ली। तो मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ कि बिल्ली और कुत्ते की योनि मैच नहीं होती, वो हमेशा झगड़ा करते हैं, और कुंडली में भी आपको ऐसे ही दो योनि मिल गए तो फिर उस मैचिंग में मत जाइए। फिर ऐसी कुंडली में योनि मैचिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। बच्चे के लिए जैसे नाड़ी देखे वैसे ही सेक्सुअल प्लेजर के लिए आपको योनि मैच देखना पड़ेगा। तो रेमेडी सिर्फ शनि से रिलेटेड आपने रेमेडी कर दी तो उपाय नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमको अष्टकूट से भी रिलेटेड रेमेडी देखनी पड़ेगी कि क्या इंपॉर्टेंस है अष्टकूट का। आपने तो देख लिया 36 में से, और योनि के सिर्फ 4 ही पॉइंट होते हैं, तो भी 32 गुण मिल गए, तब तो बहुत अच्छी शादी चलनी चाहिए। लेकिन शादी के बाद हस्बैंड या वाइफ हमेशा यही कंप्लेन करे, दे आर नॉट हैप्पी, फिजिकल प्लेजर इज इम्पोर्टेंट आफ्टर मैरिज एंड दे आर नॉट हैप्पी रिलेटेड टू दैट। तो क्योंकि हमने यहाँ पे योनि भी मिस कर दिया और लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस भी गड्ढे में चला गया था। तो दिस इज हाउ वी डू मैच मेकिंग। सिर्फ 32 गुण या 30 गुण इज नॉट इम्पोर्टेंट। अभी मैं आपके सामने ये 2 कुंडली है, इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्क्राइब करती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा जो घर है ये 7वां घर है, ठीक है। एक मिनट, सॉरी। ये 7th हाउस, 7th हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 12 नंबर। 12 नंबर की राशि होती है देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर की। तो हमने देखा जुपिटर कहाँ बैठा है, जुपिटर को JU से सिग्निफाई किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में। जुपिटर यहाँ पहले ही घर में बैठा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या होता है जुपिटर का, जुपिटर को 1st हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। हर प्लैनेट के स्ट्रेंथ वीकनेस होते हैं, 1st हाउस में जुपिटर का जाना बहुत शुभ है। तो वेरी गुड। और पहले घर में बैठा है तो अभी आप लोग समझ ही गए होंगे, यहाँ पे नजर डाल रहे हैं, क्योंकि एकदम सिंपल है। आप जहां बैठेंगे अपने से ऑपोजिट को सबसे पहले देखेंगे और फुल्ली देखेंगे। स्कूल में भी यही होता है, टीचर स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट सबसे सामने बैठा है वो सबसे डरा हुआ रहता है कि वो थोड़ी भी गड़बड़ करेगा तो टीचर पकड़ लेगा। तो सामने वाला जो भी प्लैनेट 1st हाउस में बैठा है वो 7th हाउस को देखेगा। तो गुरु देख रहा है यानी अपने ही घर को देख रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग, हमको एक प्लस पॉइंट तो मिला। अब दूसरा प्लैनेट कौन सा देख रहा है, MO यानी कि चंद्रमा, और यहाँ पे चंद्रमा शुभ है। अभी ये चंद्रमा शुभ है, कैसे देखते हैं ये आपको मेन सेशन में पता चलेगा, ठीक है। हमेशा चंद्रमा शुभ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा शुभ है। तो चंद्रमा का भी एस्पेक्ट मिला, दूसरा हमको पॉजिटिव मिल गया। तीसरा शनिदेव भी है, शनि का भी एस्पेक्ट मिल रहा है। ये थोड़ा नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव इस कुंडली में नहीं है, लेकिन थोड़ा नेगेटिव है। तो एक नेगेटिव हमने लिखा। अब क्या यहाँ पे इस हाउस में कोई प्लैनेट है, नहीं है, कोई भी अच्छा बुरा कोई प्लैनेट नहीं है। एक अच्छी बात है, 7th हाउस खाली रहे वो ज्यादा बेटर है rather देन 7th हाउस में कोई प्लैनेट रहे। तो कोई भी यहाँ पे प्लैनेट नहीं है। क्या यहाँ पे कोई खराब योग बन रहा है, या यहाँ के जो लॉर्ड है जुपिटर उसका कोई खराब योग में वो कंबाइंड है, नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है जुपिटर के साथ भी। जैसे जुपिटर राहु होता है तो गुरु चंडाल योग बोला जाता है, ऐसे सब योग होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई, इनफैक्ट अच्छे योग में जुपिटर और चंद्रमा ये दोनों गज केसरी योग बनाते हैं, जो कि फिनेंशियल मैटर के लिए बहुत अच्छा है। तो ये योग भी बन रहा है, इनफैक्ट इसको भी हम लोग एक पॉजिटिव और ले सकते हैं, तो 3 पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब हम लोग चले, भाव हो गया, भाव का स्वामी हो गया। अब हम चलते कारक की तरफ।
कारक अगर विमेन की वुमन कुंडली है तो गुरु की तो बात हो गई, और अगर मैन की कुंडली है तो मतलब दोनों की ही कुंडली के लिए आप वीनस को भी देखिए। तो वीनस जरूर यहाँ राहु के साथ थोड़ा एफ्लिक्शन में है, इसके कुछ अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। वीनस राहु का जब कॉम्बिनेशन होता है तो डिजायर्स बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि है भी 11वें घर में, यहाँ पे डिजायर्स बढ़े हुए मिलेंगे। ठीक है, क्या यहाँ कोई मंगल दोष बन रहा है? तो ना तो ये एसेंडेंट या फर्स्ट हाउस से भी कोई मंगल दोष नहीं है, चंद्रमा से भी नहीं है, और वीनस से भी नहीं है, तो मांगलिक भी नहीं है ये कुंडली। तो आपको 3-4 यहाँ पॉजिटिव पॉइंट मिले। कारक थोड़ा सा एफ्लिक्टेड है, लेकिन 11वें घर में होने से वो भी एक अच्छा ही रिजल्ट दे रहा है। मतलब इंसान जिंदगी जीने वाला होगा, खुश रहने वाला होगा। अगर वो 100 रुपए कमा के लाएगा तो उसको खर्चा करने का भी मजा उसको आएगा, कि ओके लेट्स गो आउट, थोड़ा इंजॉय करते हैं, वेकेशन पे जाते हैं। वाइफ को बोलेगा कि चलो कुछ शॉपिंग कर लो, या वाइफ रहेगी तो हस्बैंड के बर्थडे के लिए वो कुछ चीजें लाएंगे। तो थोड़ा जिंदगी जीने वाले लोग रहेंगे ये, तो अच्छा ही है शादीशुदा जिंदगी के लिए। सो वी कैन से ओवरऑल ये एक अच्छी कुंडली है फॉर मैरिज। ठीक है, अब इसके सामने ये दूसरी कुंडली है, ये वाली, ये इसको भी देख लें थोड़ा हम लोग। यहाँ पे देखिए, ये 7th हाउस है जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, ये कुंडली इमेजिनरी नहीं है, हाँ ये कुंडली किसी की है, फेमस पर्सनालिटीज की है। अभी देखिए यहाँ 12 नंबर लिखा है, जैसे पहली कुंडली में तो यहाँ पे 2 अशुभ प्लैनेट बैठे हैं। कौन कौन से? शनि और केतु। शनि और केतु का साथ में आना, 7th हाउस में आना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है मैरिज लाइफ के लिए। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। पॉजिटिव क्या है? यहाँ पे वीनस है जो कि दृष्टि डाल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव। शादी होगी जरूर, लेकिन यहाँ पे 2 नेगेटिव प्लैनेट की वजह से प्रॉब्लम है। और शनि 6ठे घर का स्वामी होके 7th हाउस में गया है। दृष्टि इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है जितना प्लैनेट का खुद का वहां पे रहना। मैंने आपको यहाँ पे बताया था 7th हाउस खाली होना एक्चुअली अच्छा है, लेकिन वहां पे कोई किसी प्लैनेट का जाना मतलब वो कंप्लीटली अपना गुण धर्म देगा। तो अपने ही घर में शनि होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ अपने घर में नहीं है, 5वें और 6ठे का स्वामी है। संभव है लव मैरिज हुई होगी, लेकिन यहाँ पे खिटपिट खिटपिट जरूर होने वाली है। क्या कोई मंगल दोष है? मंगल यहाँ 12वें घर में है, तो हाँ यहाँ मंगल दोष है। एसेंडेंट से मंगल दोष बन रहा है, और एसेंडेंट यानी कि पहले ही घर में यहाँ पे शुक्र देव विराजमान है, शुक्र देव से भी मंगल दोष बन रहा है। अब बात करते हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा से भी मंगल दोष बन रहे हैं। ये दोष हम लोग अपने जो हमारा सेशन शुरू होने वाला है मांगलिक योग, मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। कहाँ कहाँ पे ये दोष बनता है, कैसे देखा जाता है, और क्या वो कैंसिल हो रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एसेंडेंट से भी बन रहा है, वीनस से भी बन रहा है, और चंद्रमा से भी, तीनों तरह से। तो इस कुंडली में एक पॉजिटिव जरूर था कि शुक्र का इसको एस्पेक्ट मिला, मगर उसके अलावा मेरे को कुछ भी पॉजिटिव यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ऐसी कुंडली आपके सामने आएगी तो उसको मैच मेकिंग के पहले 1000 बार सोचिए कि मैच मेकिंग आप कर भी देंगे तो क्या सामने वाले की लाइफ हैप्पीली चलेगी, और चलेगी भी तो आप पहले से उसको प्रॉब्लम बता देंगे कि देखो यहाँ यहाँ, क्योंकि मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, शनि के साथ केतु है, तो इन प्लैनेट्स के बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स 100% आना ही है शादीशुदा जिंदगी में। यहाँ पे अग्रेशन, लड़ाई झगड़े आना ही है अष्टकूट मिलाने के बाद भी। और अगर हमको रेमेडी बतानी है तो फिर हम शनि और मंगल या आने वाली दशाएं ये देख के हम फिर रेमेडी बताएंगे। ठीक है, सो फार ओके। आई होप आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा शायद मैं क्या बोल रही हूँ। पार्टिसिपेंट्स कैन गिव देयर फीडबैक इन चैट बॉक्स। हाँ, जूम का चैट बॉक्स में आप लोग लिख के मैम को बता सकते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि आप कितना सीख पा रहे हैं और समझ पा रहे कितना हैं। आप समझ पा रहे, राइट।
अभी तक तो ठीक ही मिल रहा है मुझे शायद। ठीक है, तो फिर मैं, हाँ, आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, मेरा ऐसे लोगों से एक ही सजेशन है कि कल तो हम लोग मेन कोर्स में करेंगे ही। एस्ट्रोलॉजी बड़ा सब्जेक्ट है, तो आप लोग थोड़ा यूट्यूब और थोड़ा देखते रहिए, थोड़ा पढ़िए, उससे आप लोगों को समझ में आएगा। और फिर मैं तो हूँ ही आप लोगों का आंसर करने के लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप अपनी तरफ से भी मेहनत कीजिए। और कल का पूरा कोर्स हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन पे रहेगा। कल ना तो मैं किसी एक हाउस से रिलेट के बात करूंगी, और ना ही कुछ कुछ भी टेक्निकल आप लोगों को बताऊंगी। कल बिल्कुल इंट्रोडक्टरी सेशन रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, शादी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। ऐसी कुंडली वालों को हम ऐसे ही कुंडली वालों से मिलाएंगे, क्योंकि देखो मैं आपको सही बताऊं, ऐसी ही कुंडली ज्यादा आने वाली है, क्योंकि भगवान ने मैच ही ऐसे किया है, फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस अपोजिट ही डाल दिया। तो यही कैसे मैच करना है और कैसे रेमेडी करना है और क्या प्रॉब्लम आएगी, यही आपको अपने क्लाइंट को बताना है। आपने बोल दिया सब कुछ खराब है, शादी मत कीजिए, तो फिर आपके पास कोई क्लाइंट आने वाला नहीं है। आपको रेमेडी बतानी है और आपको प्रॉब्लम्स बताना है, और ऐसी कुंडली को आपको ध्यान से देखना है। और फिर वैसी ही कुंडली, जैसे मंगल योग है तो सिंपल सा उपाय है कि एक मांगलिक के साथ ही शादी कराइए आप उसकी। ठीक है, तो शादी नहीं करेंगे ऐसा नहीं, शादी नहीं करने के दूसरे योग होते हैं। अब अलग अलग प्लैनेट्स का अलग अलग रोल रहता है, ठीक है, सेवेंथ हाउस में। तो अगर सूर्य है तो सूर्य क्या है, सूर्य फायर है, बहुत ही गर्म प्लैनेट है। तो सूर्य का सेवेंथ हाउस में जाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अ गुड साइन। तो वो पार्टनर को बहुत ही इगोइस्ट बनाएगा, बहुत गुस्से वाला रहेगा। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि सूर्य के साथ क्या हुआ था ना, सूर्य की वाइफ थी संजना। तो संजना उसके गर्मी को सहन नहीं कर पाई और उसको छोड़ के चली गई थी। तो सूर्य खुद ही अपनी शादीशुदा जिंदगी को नहीं संभाल पाए थे, और उन्होंने, संजना ने अपनी एक मेड को रख दिया था। तो इसलिए सूर्य का सेवेंथ हाउस में रहना प्रॉब्लम देता है। अब शनि का भी देगा, राहु का भी देगा, लेकिन सब प्लैनेट्स के अलग अलग रोल्स रहेंगे। सूर्य के साथ क्या रहेगा, एरोगेंसी रहेगी, थोड़ा डोमिनेशन रहेगा, बहुत ही डोमिनेंट रहेगा वो प्लैनेट, वो नेटिव। और बहुत गुस्से वाला रह सकता है, डोमिनेटिंग रहेगा, प्राइड वाला रहेगा, और ईगो बहुत रहेगा। तो वहां पे आपको नेटिव को बोलना पड़ेगा इन सब चीजों को शांत कीजिए, क्योंकि अब आप मैरिड लाइफ में जा रहे हैं, यहाँ पे इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी। आपको दोनों को बताना पड़ेगा, हस्बैंड को भी वाइफ को भी, जिसकी भी कुंडली है दोनों को बताइए कि आपके पार्टनर में ये प्रॉब्लम है, और जिसके कुंडली में है उनको भी बताइए कि आपका प्रॉब्लम होगा शादीशुदा जिंदगी में इस वजह से। ठीक है, चंद्रमा वेरी गुड प्लैनेट, लेकिन बहुत, आप देखते हैं ना रोज चंद्रमा, अभी पूर्णिमा होली आई, चंद्रमा फुल चंद्रमा, हमको बहुत ब्यूटीफुल चंद्रमा आकाश में दिख रहा था। अब आप जाके बाहर चंद्रमा को देखिए, वो कम दिखेगा, और कम होते 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 भी अमावस्या के दिन तो चंद्रमा एक दो दिन पहले से ही दिखना बंद कर देगा, अमावस्या के दिन तो दिखेगा ही नहीं। तो चंद्रमा का शेप हर समय बढ़ता घटता रहता है। वैसे ही ऐसे लोगों का मूड भी हर समय चेंज होता रहता है। दे आर वेरी फ्लिकरिंग माइंड, वेरी वेरी वेवरिंग माइंड। तो उस अनस्टेबिलिटी के कारण वो ऐसे लोग थोड़े अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं। तो वो अलग तरह का प्रॉब्लम, जैसे अभी वो बोलेंगे शॉपिंग पे चलते हैं, थोड़ी देर में बोलेंगे नहीं नहीं भगवान, हम लोग चलो, हम लोग मंदिर चलते हैं, फिर नहीं मेरा मूड नहीं है, मैं तो घर में ही रहते। इस तरह की चीजें आती हैं। तो वो माइंड से रिलेटेड है चंद्रमा। मंगल तो गुस्से वाला प्लैनेट है ही। ज्यादातर मंगल का प्रॉब्लम ये है, छोटी छोटी चीजों में फाइट ले लेना, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही ब्लंटली जवाब देंगे, आर्ग्यू, हर छोटी छोटी चीजों में आर्ग्यूमेंट शुरू कर देंगे। दे लाइक टू फाइट, दे लाइक टू आर्ग्यू फॉर एवरी स्मॉल थिंग। अब अगर मंगल है तो एकदम सिंपल उपाय है, एनर्जी आप में ज्यादा है, आप उस एनर्जी को कम कीजिए, जिम जाइए रेगुलरली, या फिर वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, जो मैराथन करिए, जो आप कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को सही चैनलाइज कीजिए, और जो दूसरे उपाय हैं वो भी करेंगे। ठीक है।
बुध बुध बहुत होशियार ग्रह है, बहुत ही चालाक ग्रह है और बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन वाला ग्रह है। तो बुध इट्स अ गुड टू हैव। अगर 7th हाउस को मर्क्यूरी इन्फ्लुएंस कर रहा है तो अच्छा है, बट एट द सेम टाइम बहुत डिवास्टेटिंग रिजल्ट भी ला सकता है अगर बुध, अब डुअल साइन क्या है आपको नहीं पता होगा, कल बताऊंगी मैं। अगर मर्क्यूरी डुअल साइन में और प्लैनेट्स के साथ आ जाए तो बहुत खराब रिजल्ट भी देता है। तो कभी भी एक प्लैनेट अच्छा ही होगा या एक प्लैनेट खराब ही होगा ऐसा नहीं होता है। साइन भाव हमको सब देखना पड़ेगा और साथ में उसको एक अच्छा एस्पेक्ट अगर मिल जाए, जुपिटर का ही अगर एस्पेक्ट मिल जाए तो बहुत कुछ संभल जाता है। अगर गुरु हैं, अगेन वेरी गुड, क्योंकि बेनिफिक प्लैनेट है और यहाँ पे ये भी इंडिकेट करता है इंसान मैच्योर्ड रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा, मॉनिटरी सपोर्ट देगा अपने स्पाउस को। और स्पाउस कोई टीचर हो सकते हैं, जुपिटर का 7th हाउस में आना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जुपिटर गुरु गुरु है, उनका अहम जाता नहीं है, तो वहां पे अहम का गुरु के कारण भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, अब देखो जरूरी नहीं है कि अच्छा ही रिजल्ट, वहां पे गुरु नीच का हो सकता है, 6-8 12 का स्वामी हो सकता है, ये सब हमको देखना पड़ेगा, लेकिन गुरु एक सेवियर है। वीनस का अगेन गुड रिजल्ट ओनली। शनि का प्रॉब्लम सूर्य और मंगल से बहुत अलग है। शनि का प्रॉब्लम है वो लेट मैरिज कराता है, मैरिज में ड्राइनेस आता है। मंगल जहाँ पे उग्र है, वायलेंट है या डिजायर्स ज्यादा हो जाते हैं, शनि वहां पे डिजायर्स कम कर देता है। थोड़ा ड्राई होते हैं, ऐसे लोगों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपके लिए फूल लेकर आए या आपको सारा हर दूसरे चौथे दिन आई लव यू बोले, इस तरह का वो लोग कभी करने वाले नहीं हैं। तो इस तरह की हमको रेमेडी ढूंढनी है और इस तरह से हमको अपने क्लाइंट को बताना है कि सी दिस इज हाउ योर द नेचर ऑफ योर स्पाउस विल बी, जिसके साथ आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, राहु केतु का 7th हाउस में इन्वॉल्वमेंट खराब ही होता है, क्योंकि ये दोनों ही प्लैनेट चीट से रिलेटेड हैं और राहु केतु तो हमेशा 180 डिग्री चलते हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग होना, कुछ अनकन्वेंशनल। अभी उस दिन जब मैं क्लास में डेमो दे रही थी तो कुछ लोगों ने मुझको बोला कि होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बताएंगे या नहीं, लड़की लड़की से शादी करके चली जाती है, इस तरह की कुछ चीजें बताएंगे या नहीं। तो ये सब राहु केतु के काम है, अगर उनका इन्फ्लुएंस है, बहुत एफ्लिक्शन है। अब राहु को 7th हाउस में देख के ऐसा मत बोल दीजिएगा कि ये होमोसेक्सुअलिटी, ऐसा नहीं होता, और उसके कॉम्बिनेशंस रहते हैं, बट राहु इज अ मेजर फैक्टर फॉर समथिंग अनकन्वेंशनल। ये जो आजकल लिव इन चल रहा है, इतना ज्यादा हम लोग गे और लेस्बियन रिलेशनशिप्स के बारे में सुन रहे हैं, ये राहु की देन है। ठीक है, तो अलग अलग प्लैनेट्स का 7th हाउस में इन्फ्लुएंस अलग तरीके से देगा और उसकी रेमेडी भी अलग होगी। बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्लैनेटरी रेमेडी की बात नहीं करेंगे, अष्टकूट को कैसे मैच करें, क्योंकि ये पूरा कोर्स ही कुंडली मिलान का है। तो अष्टकूट में वहां पे क्या प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, या फिर अष्टकूट वहां अगर स्ट्रांग है तो फिर इसको हम लोग ओवरलुक कर सकते हैं। ऐसे ही इस कुंडली ये मैच मेकिंग हम लोग देखेंगे, इस कोर्स को देखेंगे। मैं अभी साहिल जी, अभी मैं रेमेडी पे आऊं या थोड़ा और वक्त ले सकती हूँ? मैम ले सकते हैं थोड़ा और वक्त। ठीक है, तो मैं थोड़ा मंगल दोष के बारे में बात करती हूँ। तो मंगल के कहाँ कहाँ रहने पे दोष होता है, ठीक है। ये फर्स्ट हाउस होता है आपका, ये वाला फर्स्ट हाउस है। तो ये 12वां घर है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक मिनट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे भाव है ये। हाँ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 भाव हो गए। तो 12 भाव में पहले भाव में अगर मंगल बैठे हो, चौथे भाव में मंगल बैठे हो, 7वें भाव में मंगल बैठे हो, 8वें भाव में मंगल बैठे हो और 12वें भाव में मंगल बैठे हो, तो मांगलिक योग या मांगलिक दोष, मंगल दोष ऐसा बोला जाता है। तो अब देखिए, 12 घर हैं और साउथ इंडिया में तो सेकंड हाउस भी लिया जाता है और सही है, वो लेना भी चाहिए।
तो लगभग 6 घर हो गए, ठीक है। यानी कि 50% लोगों की कुंडली में आपको मांगलिक दोष मिलेगा ही मिलेगा, और बाकी के 50% में कोई और दोष मिलेगा। इसलिए मैंने बोला 100% एक अच्छा मैरिड लाइफ मिले पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह से डिजाइन ही किया हुआ है हॉरोस्कोप को कि हर तरह से सही आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये इन जगहों पे मांगलिक दोष होता है, और इसके कैंसिलेशंस भी बहुत सारे होते हैं। अब क्या हर जगह वही सेम रिजल्ट देगा? नहीं, हर जगह सेम रिजल्ट नहीं देता है। और उसकी इंटेंसिटी कितनी है, क्या फर्स्ट हाउस का मांगलिक दोष या 7th हाउस का मांगलिक दोष या 12वें घर का मांगलिक दोष सेम इंटेंसिटी होती है? नहीं। सबसे खराब माना जाता है मांगलिक दोष में 7th हाउस का मंगल और 8th हाउस का मंगल। 7th हाउस क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना, जहां पे प्लैनेट बैठा है सबसे ज्यादा रिजल्ट वो वहां पे देता है। तो अगर यहाँ पे मंगल बैठा है तो वो अपना 100% रिजल्ट 7th हाउस को दे रहा है। सो दैट, एंड मंगल इज अ प्लैनेट ऑफ अग्रेशन। तो ये प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है, यहाँ पे फाइटिंग, वायलेंस, सेपरेशन आना ही आना है, प्रॉब्लम होगी ही अगर कुंडली मिलान ठीक से नहीं हुई तो। 8वां घर बोला जाता है सौभाग्य स्थान, क्योंकि ये कुटुंब है, स्पाउस का कुटुंब। तो यहाँ पे मंगल बैठा है तो इन लॉज के साथ इश्यूज, और पति या पत्नी के उम्र में भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये 7th और 8th हाउस में अगर मांगलिक दोष बन रहा है तो वहां मैचिंग करना ज्यादा, और या रेमेडी बताना भी ज्यादा केयरफुली करना चाहिए। 12वें घर का मंगल, अगेन यहाँ पे क्या होता है, देर माइट बी वायलेंस इन सेक्स और टू मच डिजायर इन सेक्स लाइफ, ठीक है। फर्स्ट हाउस में तो खुद को ही बहुत अग्रेसिव बना देगा, तो बहुत जल्दी जवाब देना, बहुत ब्लंट हो जाना, इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। चौथे घर के मंगल का प्रॉब्लम ये है, चौथा घर होता है सुख स्थान। ये सारे हाउसेस हम लोग पढ़ेंगे अपने मेन कोर्स में, फर्स्ट हाउस को क्या बोलते हैं, सेकंड हाउस का क्या मतलब है, चौथे घर का क्या मतलब है। तो चौथा घर बोला जाता है कुंडली का सुख स्थान। तो सुख स्थान में बाधा डाल रहा है वो, घर में रोज लड़ाई झगड़ा, किसी न किसी वजह से घर में रोज लड़ाई झगड़ा, ये होता है चौथे स्थान के मंगल का रिजल्ट। तो ये मांगलिक दोष, अब देखिए कहीं पे भी मांगलिक दोष में 5th हाउस नहीं आया, 5th हाउस बच्चे से रिलेटेड है, वो नहीं आया। ये क्यों आया? क्योंकि ये जितनी भी जगह पे मंगल बैठा है ना, ये 7th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसलिए मांगलिक दोष सिर्फ शादी के लिए देखा जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी के भी तो मेलेफिक है ना, शनि है, राहु केतु है, लेकिन बाकी का कोई आपने ऐसा नहीं सुना होगा जितना मंगल का सुना, क्योंकि मंगल को बहुत लड़ाई झगड़ा करना था। प्लैनेट को देखेंगे भी जाके तो रेड कलर का प्लैनेट दिखेगा वो। सो वी हैव टू बी केयरफुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि मंगल सिर्फ खराब ही करेगा, ऐसा मत समझिए। मंगल एनर्जी का प्लैनेट है, तो एनर्जी भी उतनी ही चाहिए। हमको सिर्फ रेमेडी करके उसको सही दिशा में लेके जाना है। वही एनर्जी आपको एक सोल्जर बना सकता है, और वही एनर्जी आपको एक टेररिस्ट बना सकता है। तो हमको उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है, ओके। तो ये भी नहीं कि मंगलिक है तो शादी नहीं होगी, नहीं, उसकी मैचिंग वैसे ही होगी। यहाँ पे अगर इस कुंडली को ध्यान देंगे आप लोग, मंगल कहाँ बैठा है? फर्स्ट हाउस में। तो फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा है तो मांगलिक योग बना, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ प्लैनेट हमेशा 7वें घर को देखेगा। तो 7वें घर को मंगल देख रहा है तो ये मांगलिक योग हो गया। अब ये मून यहाँ बैठा है इसके ऑपोजिट, तो मून चार्ट से भी मांगलिक है और एसेंडेंट से भी मांगलिक है। मांगलिक को 3 तरीके से देखा जाता है। एक, पहले घर से, जो कुंडली आपकी बनी, सॉफ्टवेयर ने आपको जो कुंडली बनाई, वहां पे जो मैंने आपको 5 घर बताए, 12वां घर, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 8वां घर। और अगर साउथ इंडिया को आप कंसिडर करते हैं तो वो तो सेकंड हाउस को भी लेते हैं। तो इतने सारे घरों में बनाया ही गया है, मांगलिक हो ही गया। उसके बाद जहां भी चंद्रमा बैठा है वहां से भी गिनिए कि क्या उन सब घरों से भी, क्या चंद्रमा से 12वें में है, क्या चंद्रमा से पहले में है, क्या चंद्रमा से चौथे में है, तो वो सब भी गिनिए। वो हो गया तो सेकंड वे में भी मांगलिक हो गया। और आपका जहां पे भी शुक्र बैठा है कुंडली में वहां से भी गिनिए। तो एक एग्जाम्पल लेती हूँ, यहाँ पे वीनस है, ठीक है।
वीनस से भी 1 2 3 4, वीनस से भी चौथे घर में मंगल है, तो ये वीनस से भी, शुक्र से भी मांगलिक है, लग्न से भी मांगलिक है, प्रथम घर को लग्न बोलते हैं, लग्न से भी मांगलिक है, और चंद्रमा से 7वें में बैठने के कारण चंद्रमा से भी मांगलिक है। तो इस कुंडली में मांगलिक बहुत बड़ा दोष है, तो इसको हम लोग बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब बुक्स में इसके कैंसिलेशंस भी बहुत लिखे गए हैं कि अगर मंगल पहले घर में मेष राशि में हो तो फिर, जैसे इस कुंडली में तो नहीं था, मेष राशि में नहीं था, नंबर 3 में है, यानी कि जेमिनी मिथुन की राशि में है, तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है। लेकिन यदि यहाँ पे नंबर 1 होता, यानी मेष राशि होती, तो बोलते हैं ऐसा मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है, मांगलिक इतना प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, वैसे ही चौथे घर में मंगल हो तो मांगलिक योग तो बन रहा है, लेकिन वृश्चिक राशि में बन रहा है अगर वो, तो वो कैंसिल हो गया। ये कुछ बहुत पुराने बुक्स में आपको मिलेंगे। अगर 7th हाउस में मकर की राशि में हो, या कि गुरु की राशि, क्योंकि गुरु तो बहुत अच्छे होते हैं, तो गुरु की मीन राशि में अगर ये दोष बन रहा है तो मांगलिक दोष को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, 8वें घर में अगर कर्क राशि में क्यों कैंसिल बोला गया, क्योंकि वहां मंगल नीच का हो जाता है। हर प्लेनेट उच्च नीच उनका स्ट्रेंथ होता है, ये सब पढ़ेंगे कल हम लोग। तो अगर कर्क राशि में या गुरु के धनु राशि में 8वें घर में बैठा है तो वो मंगल ज्यादा तकलीफ नहीं देगा, और 12वें घर में अगर धनु की राशि में मंगल बैठा है तो वो भी तकलीफ नहीं देगा। मतलब मांगलिक दोष तो बनेगा लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं रहेगी। बट हैविंग सेड सो, हैविंग रेड सो, श्री रामचंद्र की कुंडली में यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, यानी मकर की साइन है, और यहाँ मंगल थे। सीता माता के साथ फिर भी विरह हुआ। ही कुड नॉट लिव अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। मतलब भवितव्यता जो भी है आपकी किस्मत में, जो है आपको जो भोगना है वो भोगना ही पड़ेगा। वो तो एक बहाना है ना, लेकिन वो आपको भोगना ही पड़ेगा। बोलने के बाद, मेरा बोलने का ये मतलब है, कैंसिल होता कुछ नहीं है, उसकी रेमेडीज करनी ही पड़ेगी, और वो अपना असर, मंगल मकर में उच्च का होता है तो वो अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा। सीता माता की जिद थी कि जाके मेरे को वो सोने का हिरण लाके दो, राम जी ने उनको समझाया, लक्ष्मण जी ने भी उनको समझाया, बट उस समय उनकी बुद्धि पलट गई। तो ऐसा ही है, जब उच्च का मंगल बैठता है तो अपनी जिद नहीं छोड़ पाता है वो, और अगर आपने उनको समझाने की कोशिश की तो वो उल्टा ही कुछ ऐसा बोलेंगे जो कि बातें बहुत चुभ सकती है। तो रिजल्ट भी फिर उनका बहुत अच्छा, बहुत ही बुरा हुआ। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द प्लैनेट्स जो कि 7th हाउस में कैसे रोल प्ले करते हैं। अब मंगल का कैंसिलेशन शनि के साथ बहुत अच्छा होता है, दैट आई विल टीच। या फिर मंगल को एक अच्छा प्लैनेट देख ले, जुपिटर या वीनस। तो 7th तो आपको पता है, मैंने अभी बताया, अगर इस कुंडली में अगर इनको जुपिटर का एस्पेक्ट मिल जाता है तो भी बहुत अच्छा था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे जुपिटर देखिए मंगल से 12वें में बैठा है, तो एस्पेक्ट है ही नहीं, शुक्र का भी एस्पेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे वो किसी शुक्र या जुपिटर का एस्पेक्ट भी नहीं मिला। बाकी जुपिटर 2 तरह से और एस्पेक्ट करता है, एक तो सामने ऑपोजिट करते ही है, दूसरा जुपिटर का 5th एस्पेक्ट और 9th एस्पेक्ट लेते हैं, ये क्लास में हम लोग डिटेल में करेंगे। अगर इस तरह से भी एस्पेक्ट मिल जाए तो वो दोष काफी हद तक, दोष खत्म नहीं होगा लेकिन इंटेंसिटी काफी हद तक कम हो जाएगी। जैसे एक बच्चा है, उसको अगर शुरू से अच्छे संस्कार दिए जाए तो उसका अपना जो नेचर है, गुण धर्म है, वो रहेगा। लेकिन अगर आप अच्छे संस्कार बचपन से देंगे और कॉन्स्टेंटली देंगे तो फर्क तो उसके नेचर में आएगा ही आएगा। तो जब ये मैंने कवर किया आप लोगों के साथ कि कौन कौन से घर में मंगल बैठे हैं तो किस तरह के प्रॉब्लम्स होंगी, और रेमेडी भी हमको वैसे ही ढूंढनी है। जैसे अगर 1st हाउस में मंगल बैठे हैं तो वहां पे अष्टकूट मिलान में
तारा मैत्री जरूरी हो जाता है। 12वें घर में है तो योनि मैत्री, क्योंकि 12वां घर वही शयन सुख है, तो योनि मैत्री जरूरी हो जाता है। और फर्स्ट हाउस में है तो स्पीच में बहुत हार्श होगा वो आदमी, तो यहाँ पे उसको बात को समझ सके या तालमेल बिठा सके, तो वहां पे तारा मैत्री जरूरी हो जाएगा। या वश्य मैत्री, क्योंकि वश्य बतलाता है कंट्रोल ओवर ईच अदर, तो वश्य मैत्री जरूरी हो जाएगा, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला अगर कोई आ गया तो फिर वो ठीक से बिहेव करेगा, अपना बहुत ज्यादा वायलेंट नहीं हो पाएगा। अब मैं आती हूँ रेमेडी, जो जिसके लिए हम लोग एक क्लास कर रहे थे, रेमेडी। तो रेमेडी के बहुत सारे होते हैं। स्टोन से रेमेडी हो सकती है, मंत्र चैंटिंग से रेमेडी होती है, दान से रेमेडी होती है, रेगुलर आप प्रे करते हैं वो एक रेमेडी है, जो भी आपके घर में संस्कार चल रहे हैं वो जरूर कीजिए, वो एक रेमेडी होती है। हवन यज्ञ से रेमेडी होती है, वास्तु से रिलेटेड रेमेडी होती है। और कभी जैसे मैंने अभी बोला कि अगर आपको मंगल का या सूर्य का बहुत प्रभाव दिख रहा है, मतलब इंसान के अगर अंदर बहुत एनर्जी है, तो फिजिकल लेबर से भी अपने आप से, अपने फिजिकल अपने अपने हेल्थ से, अपने शरीर से उससे काम करवाइए, ताकि एनर्जी ठीक से चैनलाइज हो सके, तो वो भी रेमेडी होती है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की रेमेडीज हैं। अब मैं सबसे ज्यादा बिलीव करती हूँ, या किताबों में भी लिखा है, मंत्र और रेगुलर प्रेयर ये सबसे अच्छी रेमेडी है किसी भी चीज के लिए, क्योंकि इसमें कहीं कुछ भी गलत नहीं हो सकता। यदि कुंडली में जैसे मंगल है, कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, या कोई दोष है कैंसिल नहीं हो रहा है, अच्छे प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर हमको रेमेडी तो करनी पड़ेगी। तो अपने कुल देवता, अगर आप लोगों को पता है आपके कुल देव कौन है, तो कोशिश कीजिए रेगुलरली उनको आप रिस्पेक्ट पे करने के लिए हर साल या 6 महीने में एक बार वहां पे जाए। ठीक है, अपने कुल देवता को खुश रखिए, दैट्स, वो हमेशा आपको गाइड करेंगे, हमेशा आपको ब्लेसिंग्स देंगे। तो कुल देवता की चैंटिंग। दूसरा है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है। बच्चे बचपन से ही ये लगा दीजिए कि गायत्री मंत्र एक अच्छा संस्कार देता है। और अगर कुंडली में आपको प्रॉब्लम मिल रहा है तो उसके लिए भी, खासकर सूर्य के लिए, एक बहुत अच्छा उपाय है गायत्री मंत्र। ये रेगुलर है। ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ना, सुंदर कांड पढ़ना, कार्तिकेय टेम्पल जाना, और ये मंगल दोष से भी रिलेटेड है ये सारे। जैसे अगर अगर लड़की की कुंडली में आपको मिलता है मंगल दोष है, तो आपने सुना होगा कुंभ विवाह करा दिया जाता है, तो घर से थोड़ी दूर मंदिर में कुंभ विवाह करते हैं, या बरगद के पेड़ से करते हैं, और उसके बाद उस कुंभ को तोड़ देते हैं। उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ऐसे लोगों में देखा जाएगा कि ओके, पति की आयु ज्यादा नहीं है, तो उसको तोड़ दिया, और जब एक्चुअल नेटिव से शादी हुई तो वो एक तरह से सेकंड शादी हो गई, तो ये एक रेमेडी की तरह काम करता है। फिर मंगल की दूसरी रेमेडी है कि गुड़, हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाया जाए, या फिर लाल रंग का जो मसूर की दाल होती है, जो घर के किचन में मिल जाएगा आपको, या किसी भी राशन की दुकान में मिलेगा, वहां पे मसूर की दाल खरीद के जितनी आप कर सके एवरी ट्यूसडे आप ये रेमेडी कीजिए, उसको डोनेट कीजिए। बस ये ध्यान रखिए, आप जो भी रेमेडी कर रहे हैं ना, उसको रेगुलर कीजिए, क्योंकि आप 1 महीना करेंगे, या 2-4 वीक करेंगे, या 2-4 दिन करेंगे, और हम चाहेंगे कुछ मैजिक हो जाए, तो वो होने वाला नहीं है। इट टेक्स टाइम, 6 मंथ्स तो कम से कम। तो उसको रेगुलर कीजिए विद ऑल द होप्स इन योर हार्ट, एंड इट विल वर्क, इट डज वर्क। ओके, अब ये जैसे मैंने अभी आपको बतलाया कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो कहाँ पे हमको रेमेडी देनी पड़ेगी। अगर मंगल पहले घर में है, तो हम बोलेंगे नेटिव को अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। अब कंट्रोल वो एक दिन में तो नहीं कर सकता। जो 28-30 साल का लड़का है या लड़की है, जो आदत बन चुकी है वो बन चुकी है, वो 2-4 दिन में जाने वाली नहीं है। तो मेडिटेशन कीजिए, या कुछ योगा या जिम में आप इन्वॉल्व हो जाइए, ताकि एनर्जी थोड़ी उधर निकल जाए। भगवान का रेगुलर नाम लीजिए,
और वश्य मैच इसमें देखना जरूरी है, क्योंकि वश्य कंट्रोल बतलाता है एक दूसरे के प्रति। वश्य मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से ये सारे स्लाइड्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। मंगल सेकंड हाउस में बैठा है, स्पीच को कंट्रोल कीजिए। शुरू से अगर आपके पास बच्चे की कुंडली है अपनी और मंगल वहां पे दिख रहा है, तो शुरू से ये रेमेडी कीजिए ताकि बड़ा होने तक वो ठीक हो जाए। और अगर बड़ा होके भी आ रहा है तो अगेन वही है, उसको आप बताइए कि आपको अपने स्पीच को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। उसका जिससे भी उसकी बात चल रही है उनको भी बताइए, यहाँ पे आपकी शादीशुदा जिंदगी में इस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो कुछ भी बोल देंगे और बोलते वक्त कुछ भी नहीं सोचेंगे। ठीक है। और यहाँ पे भकूट का द्विद्वादश, ये पिछली बार मैंने भकूट के ये दोष बताए थे, द्विद्वादश में कैसे प्रॉब्लम होती है, तो वहां वो मैचिंग जरूरी हो जाती है। नाड़ी दोष जरूरी है, क्योंकि मंगल यदि दूसरे घर में बैठा है, यहाँ पे बैठे हैं मंगल, तो उनकी चौथी एस्पेक्ट होती है, मतलब 1 2 3 4 पांचवें घर को एस्पेक्ट करते हैं। पांचवें घर को एस्पेक्ट करने से क्या होता है, बच्चे होने में प्रॉब्लम, मिसकैरेजेस। तो यहाँ पे फिर नाड़ी दोष का देखना जरूरी हो जाता है कि नाड़ी दोष तो नहीं बन रहा है अगर मंगल स्पेशली सेकंड हाउस में बैठा है तो इस तरह से हम लोगों को रेमेडी देखनी है। ठीक है, हर चीज के लिए एक ही रेमेडी नहीं दे देनी है। खासकर मध्य नाड़ी का प्रॉब्लम है ये, करेंगे हम लोग जब अष्टकूट मिलान करेंगे तो 3 तरह की नाड़ी होती है। मध्य नाड़ी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर वहां प्रॉब्लम है तो फिर सेंसिटिव है। चौथे घर में है कांस्टेंट फाइट एट होम। अगर दूसरे की कुंडली में शनि भी चौथे घर में बैठ गए हैं तो ये दोष काफी हद तक खत्म हो जाता है। तो इसकी रेमेडी यही है कि ऐसे लोगों की शादी ऐसे ऐसी कुंडली से करिए जहाँ पे शनि का स्थान चौथे घर में हो, तो वो प्रॉब्लम्स कई हद तक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। और जुपिटर का एस्पेक्ट मिल गया तो बहुत ही अच्छा है। ग्रह मैत्री वहां पे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। कुछ कुछ अष्टकूट के जो वर्ग है ना, उनका 1 या 2 ही पॉइंट है, तो हमको लगा चलो एक नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे वश्य है 2 ही है। लेकिन यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अगर मंगल पहले घर में तो इसको नजरअंदाज मत करिए। ठीक है। अब 7वें घर में है तो तारा मैच करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 7वां घर तो है ही शादी का। तो यहाँ पे मंगल की अच्छी रेमेडी होनी चाहिए, वो जो कुंभ विवाह वगैरह है जो बुक्स में लिखे वो करनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको दान वान बताया वो सब भी करना चाहिए। एंड फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ अष्टकूट मिलान, तारा मैचिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तारा बतलाता है कि एक दूसरे के साथ मन का मिलाप कैसा रहेगा। ओके। मंगल 8वें घर में प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो क्योंकि ये आयुष्य दिखलाता है पार्टनर का, तो ऐसे कुंडली के साथ मैचिंग होनी चाहिए जहां पार्टनर का एज हमको दिखे। तो शनि का 8वें घर में रहना एक इंडिकेशन है लॉन्ग लाइफ। तो इस तरह की कुंडली के साथ मैच कराइए जहां पे पार्टनर की लॉन्ग लाइफ दिखा रही है, नहीं तो ये एक प्रॉब्लम होती है मंगल का 8वें घर में आना। और यहाँ पे भकूट के 3 दोष होते हैं, द्विद्वादश, षडाष्टक, नवपंचम। ये एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छी तरह से जब हम लोग मेन कोर्स करेंगे तो यहाँ पे भकूट का षडाष्टक दोष बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, वो आ रहा है तो अवॉइड कीजिए। यहाँ पे द्विद्वादश या नवपंचम चलेगा। अब देखिए नवपंचम क्या होता है, नवपंचम प्रॉब्लम में बच्चे नहीं होते, बट अगर वो सेकेंड मैरिज है या इंसान शादी कभी कभी बहुत लेट करता है, नॉट फॉर चाइल्ड, सिर्फ एक पार्टनर के लिए, तो वहां पे अगर नवपंचम दोष आ भी रहा है तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पे बच्चे चाहिए ही नहीं पार्टनर्स को। और मंगल अगर 12वें घर में है तो वो सेक्सुअल प्लेजर को डिस्ट्रॉय करता है। तो वहां पे सामने वाले की कुंडली में अगर शुक्र 12वें घर में है तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि वो उसके साथ मैच होगा तो ये ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे योनि मैच इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अपने आप ही अट्रैक्शन हो जाएगा। अब सूर्य है तो ये स्टोरी तो मैंने आपको बतलाई सूर्य की, सूर्य का 7th हाउस में आना शुभ नहीं है। मैम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो हम्म। आप यहाँ तक अपना दिखा सकते हैं, फिर हम हम्म। लोग अभी जो मेन कोर्स होगा तो आगे इसके बारे में और भी जी पढ़ेंगे।
जी सर। तो सूर्य का हर एक प्लैनेट के अपने अपने बीज मंत्र है। आई विल शेयर द स्लाइड्स विद यू। तो हर प्लैनेट्स के अपने अपने मंत्र है। जैसे सूर्य का बीज मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः। दान में मानक जो भी आपकी अफोर्डेबिलिटी, गेहूं, ताम्र, कमल के फूल, ये दान दिया जा सकता है। और अगर सूर्य बाधक है तो सूर्य, देखिए सूर्य क्या करता है, हम लोगों को हमेशा देता है, हम लोगों को लाइट देता है, एनर्जी देता है, सब कुछ देता है। तो लोक सेवा के लिए कुछ कीजिए, उससे सूर्य में की रेमेडी में बहुत फल मिलता है। और गैया माता का उपाय, गैया माता के उपाय तो हर एक रेमेडी, एक यूनिवर्सल रेमेडी है। सो ठीक है, मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ अपने स्लाइड्स। इस तरह से हर प्लैनेट की रेमेडी हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच रूपा मैम। इससे पहले मैम एक बार कोर्स कंटेंट आप लोगों को फिर से दिखाए। एक हाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे सभी मेंबर के लिए। वैसे तो हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप कुंडली मिलान का जो ग्रुप है उसमें होंगे, बट जस्ट इन केस अगर आप नहीं है, या आप किसी और को भी ग्रुप का लिंक शेयर करना चाहते हैं, तो अभी आप देखिए आपके जूम चैट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया है। प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप पहले से किसी ग्रुप में है, फिर से कुंडली मिलान के किसी भी ग्रुप में है, तो दोबारा ज्वाइन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज जो 2 या 3 ग्रुप्स है सब सिमिलर है, सेम है। लेकिन आप कुंडली मिलान के किसी भी ग्रुप में नहीं है, प्लीज डू ज्वाइन। इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो क्लास के स्टार्टिंग में बोला जा रहा था ना, क्या एक रिकॉर्डिंग है पिछले डेमो सेशन का जिसमें और भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग बात बताया गया है, उसका लिंक आपको मिलेगा। आज के इस सेशन का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, इस कोर्स का पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। ग्रुप ज्वाइनिंग करने के लिए कुछ फ्री कोर्स आपको प्रॉमिस किया गया था, वो आपको मिलेगा। आज जो मैम ने रेमेडी बताया है वो मिलेगा। तो काफी कुछ आपको इस ग्रुप में मिलेगा। दैट्स वाई अगर अभी आप नहीं ज्वाइंड है तो प्लीज डू ज्वाइन नाउ इमीडिएटली। इससे पहले हम आगे बढ़े, आई वुड बी रिक्वेस्टिंग रूपा मैम, मैम एक बार आप कोर्स कंटेंट को खोल के उसका स्नैपशॉट दे दीजिए हमारे पार्टिसिपेंट्स को, नहीं आ रही। ताकि उनको आइडिया लगे ये जो ब्यूटीफुल सेशन होने वाला है उसमें वो कितने डीपली और कितने प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर में चीजों को सीखने वाले हैं। हम्म, दिख रहा है ना, ये हमारा सिलेबस है। सो डे 1 में जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्टरी सेशन रहेगा अबाउट एस्ट्रोलॉजी, नवग्रह, 12 हाउस एंड 12 राशि के बारे में। वो करेंगे हम लोग फर्स्ट डे को। सेकेंड और थर्ड डे, ये 2 दिन हम लोग अष्टकूट का, क्योंकि अष्टकूट में 8 वर्ग हैं, वर्ण वश्य ऐसे 8 वर्ग हैं, तो ये सारे वर्ग को समझेंगे। अब आप ये मत सोचिए कि ये तो सॉफ्टवेयर बतला देता है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना अलग तरीके से आप देखना शुरू करेंगे जब आप कुंडली मिलान को ठीक से डीप में पढ़ेंगे। तो ये 2 दिन हमारा अष्टकूट पे रहेगा। उसके नेक्स्ट 2 दिन जैसे हमने अभी मंगलिक दोष पढ़ा, तो उससे रिलेटेड एंड विद द हेल्प ऑफ द चार्ट्स एंड बाकी के प्लैनेट्स, सूर्य से या राहु से। और सिर्फ प्लैनेट के रहने से प्रॉब्लम नहीं होता है, कभी कभी कुछ दोष फॉर्म होते हैं, जैसे विष योग है, काम योग है, सर्प दोष है। तो कुछ दोष वैसे भी फॉर्म होते हैं, तो वो भी देखेंगे हम लोग कि कुछ खराब दोष वहां पे 7th हाउस से रिलेटेड तो फॉर्म नहीं है, और अगर हो रहे हैं तो अगेन उसकी क्या कोई रेमेडी पॉसिबल है। व्हाट इज मांगलिक दोष, हाउस एंड साइंस दैट क्रिएट मांगलिक दोष, इम्पैक्ट ऑफ अदर प्लैनेट्स एंड देयर रेमेडीज, क्या क्या वो कैंसिल हो रहा है, वो दोष जो भी बन रहा है, कई बार वो कैंसिल भी होते, तो क्या कोई कैंसिल हो रहा है या किसी अच्छे प्लैनेट का एस्पेक्ट है उसके ऊपर। तो ये हम लोग सब डिटेल में करेंगे, ठीक है, अगले 2 दिन। फिर नेक्स्ट 2 डेज प्रेडिक्टिंग मैरिज आउटकम बियॉन्ड 36 गुण। तो जैसे मैंने अभी आपको एकदम शुरू में कुछ एक दो तीन हॉरोस्कोप दिखाए कि कैसे एसेस किया जाता है 7th हाउस को। सिर्फ कुंडली मिलान ही नहीं, इंडिविजुअली हॉरोस्कोप देखेंगे कि इंडिविजुअली हॉरोस्कोप को कैसे देखा जाता है और बाकी के प्लैनेट्स उसको कैसे इम्पैक्ट करते हैं।
चाइल्ड बर्थ में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 7th हाउस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लव मैरिज का इंडिकेशन। हालांकि ये क्वेश्चन महानगरों में तो अभी बहुत ही वो हो गया, क्योंकि लव मैरिज हैज बिकम वेरी वेरी नॉर्मल। बट स्टिल, क्या लव मैरिज का योग है या अरेंज मैरिज का योग है, ये देखेंगे और प्रैक्टिकल चार्ट्स लेंगे। लेट मैरिज है क्या, थोड़ा हम लोग नवांश पे टच करेंगे। नॉट कि कैसे हम लोग नवांश को, स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं प्लैनेट्स का नवांश में, और डिवोर्स का योग है क्या, या सेकंड मैरिज का योग है क्या, और कुछ लाइव मैच मेकिंग चार्ट्स लेंगे हम लोग फॉर केस स्टडी। सो दिस विल बी आवर सिलेबस। ये भी हम लोग आप लोग के साथ शेयर कर ले, विल शेयर, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, तो इतना ब्यूटीफुल सेशन के बाद अब आपको क्लैरिटी मिला होगा क्या क्यों हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में और हमारे समाज में ये कुंडली मिलान का एक रीति है, एक रिवाज है। और ये सिर्फ एक कहने का बात नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हमें पता होता है कि हमारा जो पार्टनर है कहाँ कहाँ पर थोड़ा फ्रिक्शन या थोड़ा प्रॉब्लम उसके साथ हो सकता है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो एक्सेप्टेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। अपने पार्टनर को हम समझ पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं, और उस गलती को एक इशू बनाने के जगह या उस कमी को एक इशू बनाने के जगह उसको एक ताकत की तरह यूज करते हैं। अपने पार्टनर को समझ के, खुद को उसके अनुसार एडजस्ट करके, और सामने वाला पार्टनर भी आपके अनुसार खुद को एडजस्ट करता है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि कुंडली मिलान इतना इंपॉर्टेंट है, मैरिज मैच मेकिंग इतना इंपॉर्टेंट है। और यह कोर्स स्टार्ट हो रहा है, फुल फ्लेजेड कोर्स, जैसे कि आप अभी देख पा रहे थे कोर्स कंटेंट में 7 लाइव जूम सेशंस होंगे। और ये तो सेशन छोटा था क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं समय का लिमिटेशन था, पर क्लास अप्रोक्स 2 घंटा का क्लास होगा, मतलब हर सेशन 2 घंटा का होगा। 7 जूम सेशंस होने वाले हैं, 14 घंटा प्लस का क्लास होने वाला है, जो शुरू होने वाला है कल से शाम 7 बजे से, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स 7 PM। और ये सेशन रहेगा मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वीक में 5 दिन 7 PM। सैटरडे संडे पूरा छुट्टी, ताकि आप चीजों को समझ पाए, रिवाइज कर पाए। एंड कोर्स फीस आपको क्या लग रहा होगा, लोग तो कुंडली मैच मेकिंग का 15,000, 20,000, 25,000 या लाखों रुपए भी लेते हैं। रीजन है क्योंकि इसमें काफी नॉलेज चाहिए होता है, काफी प्रिसीजन चाहिए होता है, और साथ ही साथ में बहुत अच्छे कुंडली मैच मेकर्स बहुत रेयरली मिलते हैं आज के समय में, क्योंकि उनको पूरा नॉलेज पता ही नहीं होता है। सॉफ्टवेयर में डाल के या आधा अधूरा बात को देख के वो आपको बता देंगे, जो कि आगे चल के बहुत बड़ा मुश्किल और परेशानी का कारण बन जाता है। इसी लिमिटेशन को आपको ये कोर्स सॉल्व करेगा। और हम ये कोर्स लेकर आए हैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ₹1,500 में, 1,500 रुपए में। कुछ गलती नहीं हो रहा है सुनने में, क्लास का फीस है सिर्फ 1,500 रुपए। एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड एंड ऑनर्ड टू से 150 प्लस रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड जिस भी रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं अभी, वो सारे ग्रुप में सारा इंफॉर्मेशन फिर से आ चुका है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से। और वहां पे आपको अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजना है, ताकि आप मेन ग्रुप वो ग्रुप है जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट पेमेंट करते हैं, हमारे पेड पार्टिसिपेंट होते हैं, उनको ऐड किया जाता है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, यू आर लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट, साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। यू हैव नोन एंड यू हैव हर्ड द ट्रेनर रूपा गुप्ता मैम। आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा। हमारा इंस्टीट्यूट ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है, जो कि एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन होता है। हमारा इंस्टीट्यूट स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है। वी आर MCA रजिस्टर्ड। तो बहुत सारे स्टार्स है जो हमारे इंस्टीट्यूट के हैं, और जब ये स्टार्स वाला सर्टिफिकेट आपको मिलेगा तो आपके भी इस कोर्स के वैल्यू में और स्टार ऐड हो जाएंगे। साथ ही साथ हर क्लास का मिलेगा आपको रिकॉर्डिंग। तो 7 बजे आप नहीं आ पाए, आप 8 बजे घर पहुंचे, 11 बजे पहुंचे,
आप शाम को नहीं देखना चाहते, आप सुबह सुबह देखना चाहते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लाइफ लॉन्ग एक्सेस मिलेगा आपको रिकॉर्डिंग का। जब मन हो, जैसे मन हो, क्लास का हर एक सेकंड रिकॉर्ड होगा और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, और उसको आप खुद के लर्निंग पर्पस के लिए जरूर कितनी बार भी देख सकते हैं। एडिशनली अलग से सेपरेट पीडीएफ नोट्स, इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग, जो आपके लर्निंग को और ज्यादा इंपावरमेंट देगा। क्वेरी सपोर्ट, जूम पर जैसे अभी हम क्वेरी करने वाले हैं वैसे हर क्लास में होगा। एडिशनली ऑफलाइन क्वेरी सपोर्ट, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप, डेडिकेटेड व्हाट्सएप क्वेरी ग्रुप रहेगा, जहां पे आप अपने सवालों को 24/7 पूछ सकते हैं। और सिर्फ कोर्स के समय ही नहीं, कोर्स खत्म होने के बाद भी आप अपने क्वेरीज को हमारे द्वारा पूछ सकते हैं और आपको उसका प्रॉपर रिजोल्यूशन मिलेगा। तो प्लीज डू नॉट वेट। एक और धमाका आपके लिए, वैसे तो हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको ये बेनिफिट ऑलरेडी मिल चुका है, पर काफी लोगों का रिक्वेस्ट था सर जब उनको मिला है तो हमें भी क्यों नहीं। तो येट अगेन हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टिसिपेंट्स का बात मानते हैं। और अगर आज रात 12 बजे से पहले आप इस क्लास में, इस कोर्स में रजिस्टर करते हैं तो आपको मिलेगा लाइव बोनस सेशन 2 दिन का, लोशु ग्रिड और बिजनेस और रिलेशनशिप कॉम्पैटिबिलिटी के ऊपर बिल्कुल फ्री 2 लाइव जूम सेशन। इसके अलावा आपको मिलेगा 1 दिनों का फ्री जूम सेशन रिलेशनशिप हीलिंग के ऊपर। रिलेशनशिप का कोर्स सीख रहे हैं आप और रिलेशनशिप हीलिंग का सेशन मिल जाए तो क्या चाहिए, इट्स अ चेरी ऑन केक। इतना ही नहीं, आपको बहुत सारे प्री रिकॉर्डेड कोर्स, प्री रिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है, प्रीवियस बैच हुए हुए हैं उनका आपको पूरा फुल फ्लेजेड रिकॉर्डिंग मिल रहा है, जिसमें एंजल ओरेकल कार्ड्स रीडिंग का प्री रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। 5 दिनों का जूम का प्री रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलेगा ब्लैंक चार्ट एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। 10 दिनों का मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, जिसमें हम बहुत बड़े बड़े इवेंट्स को प्रेडिक्शन करते हैं, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का आपको 10 दिनों का प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स मिलेगा बिल्कुल फ्री। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने सुना होगा एस्ट्रल ट्रेवल। एस्ट्रल ट्रेवल का आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस जो होता है, इसका आपको 20 दिनों का फुल फ्लेजेड कोर्स मिलेगा प्री रिकॉर्डेड बिल्कुल फ्री। पर ये सारा बेनिफिट आपको तभी मिल पाएगा जब आप आज रात 12 बजे से पहले इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने प्रीवियस डेमो सेशन में ही रजिस्टर कर लिया था, तो उनको तो ये बेनिफिट बाय डिफॉल्ट मिल चुका है और हम सबको तो ऑब्वियसली नहीं दे सकते हैं। तो अगर 12 बजे से पहले हमारे जो पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद है वो अभी भी रजिस्टर करते हैं तो ये सारा बेनिफिट उनको मिलेगा बिल्कुल फ्री। और एक ही चीज बोलेंगे, बिफोर यू रजिस्टर, डिटेल्स तो वैसे आपके ग्रुप में आ चुके हैं, एक बार आपके कन्वीनियंस के लिए लेट मी शेयर द डिटेल्स वंस अगेन। ये है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ये है पेमेंट का इंफॉर्मेशन, ये सारा इंफॉर्मेशन आपके रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ गया है। अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी पेमेंट करना चाहते हैं तो हमारा रेजर पे लिंक भी है, जिसको आप यूज कर सकते हैं, इसको भी एक बार आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो सारा इंफॉर्मेशन आपके पास है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछिए, विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प एंड गाइड यू। तो इससे पहले हम Q&A शुरू करें, एक चीज ध्यान रखिए, अभी लक्की ड्रॉ होने वाला है जो अंत में होगा, सेशन के अंत में, जिसका रिवॉर्ड होगा, जिसका कैश प्राइज होगा 5000 रुपीज। कोर्स फीस तो सिर्फ और सिर्फ 1500 है, जिसमें आपको 20,000 से बेसी का कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स ऐसे ही मिल रहा है। एडिशनली आपको आज 5000 रुपए जीतने का मौका भी मिलेगा। तो देखिए, कोई भी मैरिज, जैसे कि मैम बोल रही थी, परफेक्ट मैरिज नहीं होता है। चाहे आप सबसे बड़े एग्जाम्पल को राम जी और सीता जी को ही ले लीजिए, प्रॉब्लम्स तो उनके लाइफ में ही थे, पर प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना और उनका समाधान करना ही ये हमारे शास्त्रों का, हमारे वेदों का, हमारे इस कोर्स का मेन मोटिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसके ऊपर हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा। तो हम सीखेंगे और सीखने के बाद एक बार जब प्रॉब्लम पता चलेगा तो उसका सॉल्यूशन भी हम बहुत ही इफेक्टिव तरीके से करने वाले हैं। तो अभी साहिल जी यहाँ से Q&A स्टार्ट करेंगे, पर उसके पहले आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं
अपने पेमेंट स्क्रीनशॉट को उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजना है और आज रात तक आपको पेड ग्रुप जो है, जो मेन पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप है, उसमें ऐड कर लिया जाएगा और ये कोर्स शुरू हो रहा है कल शाम 7 बजे से, मंडे टू फ्राइडे 7 PM। तो अभी रजिस्टर कीजिए इसी वक्त, तुरंत, इमीडिएटली। जी धन्यवाद नेहाल जी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसके बाद हम लोग लकी ड्रॉ की तरफ मूव करेंगे। रेमेडीज तो ऑलरेडी मैम ने काफी कवर कर चुकी है। एक मौका दिया। नमस्ते मैम।